आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर में सियासी कत्ल का सिलसिला जारी है। तराल में मिलिटेंटों ने म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी लीडर राकेश पंडिता को हलाक कर दिया। राकेश पंडिता हमले के वक्त अपने दोस्त मुश्ताक अहमद के घर पर थे। राकेश पंडिता की हलाकत के मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने मजम्मत की है। कश्मीर में सियासी कत्ल का यानी पॉलिटिकल किलिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी कई पंच और सरपंच और इसके अलावा बीजेपी लीडर मिलिटेंटों का शिकार बनते रहे हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर वादी में होने वाली सियासी किलिंग पर आखिर लगाम कब लगेगी या कैसे लगेगी, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता था कि 370 के बाद इस तरह के जो वाकये होते हैं या मिलिटेंटों की जो कार्रवाइयां होती है इस पर लगाम लगेगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन 370 के बाद भी इस तरह के वाकये हो रहे हैं और खास तौर से जिस तरह से बीजेपी के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडित भी अब एक तरह से मिलिटेंटों के निशाने पर है। आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि वादी में अमन अमान बरकरार रहे, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि वादी तरक्की की तरफ जाए और वादी में भी अमन अमान हो और वादी के लोग भी तरक्की की तरफ बढ़ें। आखिर इस तरह के वाकयात पर रोक कब लगेगी, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ कश्मीर से जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी साहब जो कि रुकने पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हसनैन मसूदी साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। आपके अलावा डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब तर्जुमान है बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और लीडर इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले ताहिर चौधरी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। ताहिर चौधरी जी, अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि लगातार कश्मीर में इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग हो रही है और यह कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि 370 खत्म होने के बाद इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होंगी, इस तरह की कार्रवाइयां कम होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों पर लगाम नहीं लग रही है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की। सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत कुछ किया गया अभी तक और बहुत हद तक हम लोग कामयाब भी रहे इन ऐसे हादसों को टालने के लिए। लेकिन इस तरह की जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो बहुत दुख पहुंचता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, कार्यकर्ता हो, जब वो शहीद हो जाता है तो सबको बहुत अफसोस होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ कश्मीर के अंदर। और जो लोग भी इस चीज के पीछे होंगे, जिन्होंने भी किया है, बहुत जल्द उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे लीडर्स के ऊपर इस तरह ताहिर चौधरी जी, हर बार देखिए यही अल्फाज, यही रटे रटाए अल्फाज हर बार कहे जाते हैं कि जो कसूरवार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो मुजरिम होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात रुकते नहीं है। आखिर बार बार इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं? क्या सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी तरह की कमी रह जाती है? आखिर ये मासूम लोग, कश्मीरी पंडितों की हम बात करें या इसके अलावा जो लोग बीजेपी से खासतौर से जुड़े हुए हैं, उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हर बार हमारे लोग, कार्यकर्ता, लीडर्स निशाना बनते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कुताही हो जाती है। जैसे कि पंडिता साहब भी जब अपने दोस्त के वहां पे जा रहे थे तो विदाउट सिक्योरिटी के, जबकि इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। और बहुत सारी चीजें सामने आती है कि इनकी सिक्योरिटी पीएसओ साथ क्यों नहीं गए, क्या वजह रही। इन सारी चीजों के ऊपर मुझे लगता है J&K पुलिस इंक्वायरी करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। और इनके ऊपर जब अटैक होता है और ये शहीद हो जाते हैं तो ये चीजें हो जाते हैं ऐसे हादसे। जो हमारे लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और जो दुश्मन है, जो इस तरह की हरकत करने के लिए 24/7 लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलती है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि हमारी हसनैन मसूदी साहब, मैं सर आपके पास आऊंगा। जो भी चीज हसनैन मसूदी साहब, सर इस तरह के वाकये आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं?
वादी में, और यह भी कहा जा रहा था 370 पर जब ये पूरी कार्रवाई हुई 370 को खत्म किया गया तो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के वाकये नहीं होंगे, मिलिटेंसी पर लगाम लगेगी और इस तरह के जो वाकये होते हैं, जो कत्लेआम होता है वादी में, उससे एक तरह से छुटकारा मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि तकरीबन 370 खत्म होने के बाद 2-2.5 साल के बाद भी इस तरह के वाकयात रुक नहीं रहे हैं। मसूदी साहब, देखिए अबू हुरैरा साहब, आपने अपने तमीदी जो अल्फाज है उनमें ही आपने इहाता किया सारे मामले का। पहले आपने कहा कि एक और वाक़ा, और दूसरा कहा कि 370 के बाद ये रुकने की उम्मीद थी जी। ठीक है, बात ये पहले ये मैं कहूँ कि दर्दनाक वाक़ा है। जो भी इस वाक़े का शिकार होता है, ऐसे वाक़े का शिकार होता है, वो कैसे हो, किस वजह से हो, लेकिन एक दर्दनाक बात है, वो किसी बहन का भाई होता है या किसी का खानवादी का वो सरबराह होता है। बात ये कि हमने पहले ही कहा था कि ये जो जम्मू कश्मीर का मामला है, आप इसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ से पेश ना कीजिए। देखिए, जब 370 का मामला हुआ 5 अगस्त, हमने उसी वक्त खबरदार किया था कि ये मामले का हल नहीं है। दरअसल हम आइसोलेटेड चीजों को आइसोलेटेड तरीके से बहस नहीं कर सकते हैं, ये एक मजमूई तौर पर एक बहस होनी चाहिए। बात यह है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पर एक फैसला लिया गया 5 अगस्त का, देखिए उससे हमें पहले ही अंदेशा था कि इससे वायलेंस कम न होगी, बल्कि ज्यादा जो हमारी कोशिश है कि ये तशद्दुद कम हो और बिल्कुल पटरी पर आए, अमन कायम हो और डेवलपमेंट में डिग्निटी हो, तो उस पर ये वो सफर जो है हमारा वो थम जाएगा इससे। और देखिए जो उनके अपने वाकयात हैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से, हसनैन मसूदी जी, सर माफ कीजिएगा, हसनैन मसूदी साहब, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूं, आपकी बात काट रहा हूं। सर माफ कीजिएगा कि सियासी पार्टियां, जो कश्मीर की रिवायती सियासी पार्टियां हैं, वो इस तरह के वाकयात पर कभी मजम्मत तक नहीं करती, कभी इस तरह के वाकयात पर निकल कर नहीं आती हैं। कैसे कत्लेआम रुकेगा? हम वो हर एक चीज दर्दनाक होती है, इसको आइसोलेटेड चीज में तरीके से नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप देख लें कि आपने 5 अगस्त के बाद पाया क्या। अब अगर हम जा रहे थे अमन के एक सफर पर जा रहे थे और हर दिन के साथ अमन और मुस्तकम होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद आपने महज अपने एक पार्टी के इंटरेस्ट की वजह से, देश के नहीं, मुल्क के नहीं, उस इंटरेस्ट की वजह से आपने, मसूदी जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हसन मसूदी सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरा सवाल शायद आप नहीं सुन पाए। ठीक है, मैं दोबारा से हसन मसूदी जी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, तर्जुमान है पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। हरबख्श सिंह जी, बार बार हम यही, जब इस तरह के वाकये होते हैं तो यही समझने के लिए बैठते हैं कि आखिर इस तरह के वाकये रुक क्यों नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरह के वाकये क्यों नहीं रुक रहे हैं? बहुत सेंसिटिव है कश्मीर, बहुत सिक्योरिटी, सब कुछ यहां पर सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से बार बार कहा जाता है कि सख्त कदम उठाया जाएगा। आखिर यह सख्त कदम उठेगा कब? देखो अबू हुरैरा जी, जैसे कि अभी हसन मसूदी साहब भी कह रहे थे और आपने शुरुआत की कि बताया गया था कि 5 अगस्त और आप पार्टियां हैं ये मजम्मत नहीं कर रही, ये गलत क्या हुआ त्राल में। इसकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था। हम पॉलिटिकल फैमिली और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानते हैं जो पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। आइडियोलॉजीज हमारी डिफरेंट हो सकती है, और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 10,000 के करीब और 4,000 के करीब पीडीपी के वर्कर शहीद हो गए। उसके बाद आप बीजेपी के भी वर्कर, ये राकेश पड़ता जी की बात करिए, भूपिंदर सिंह जी बीडीसी चेयरमैन थे, तब भी आपने डिबेट किया था उनकी शहादत के, भी आपने डिबेट किया था उनकी शहादत के बाद, तो उस दिन भी आप लोगों ने यही चर्चा किया। लेकिन इन चर्चाओं से क्या होगा, इससे सीखती नहीं है गवर्नमेंट, ना इस पे कोई एक्शन होती है, और जो बेचने की कोशिश की जाए। देखो आज जो ये मैं डॉक्टर हरबख्श जी, हम सबको, डॉक्टर हरबख्श जी, मैं ये चाह रहा हूं कि
सवाल यह भी उठता है कि आप सरकार को मौर्द इल्जाम ठहरा दीजिए, आप इंतजामिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दीजिए कि आखिर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी या इस तरह के वाकये क्यों नहीं रुक रहे। मेरा सवाल यह है कि जो कश्मीर की रिवायती पार्टियां, चाहे हम पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें या वहां की जो लोकल पार्टियां हैं, वो आखिर इसके खिलाफ आवाज कब उठाएंगी? वो कब खड़ी होंगी इस तरह का जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ? नहीं, मैं अबू हुरैरा जी, अभी आपको मैंने डाटा दिया कि 10,000 एनसी के वर्कर मरे, 4,000 पीडीपी के वर्कर मरे। और कल भी जब ये शहादत हुई तो पहला ट्वीट महबूबा जी का था जिसमें हमने मजम्मत की। मिलिटेंसी का कोई मजहब नहीं है और आप कैसे ये कह रहे हो कि हम मजम्मत नहीं करते? हम तो विक्टिम हैं इसके, हम तो मिलिटेंसी के विक्टिम्स हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, हम लोगों ने बहुत सारे लोग खोए हैं। अब आपको एक नाम मैंने पहले भी बोला, भूपिंदर सिंह जी, वो बीडीसी चेयरमैन थे, वो पीडीपी से बिलोंग करते थे। अजय भारती जी, वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने वर्कर और पीडीपी के कितने वर्कर और बीजेपी के भी वर्कर। मैं किसी आइडियोलॉजी की डिफरेंस हो सकती है, लेकिन जो वर्कर है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में है, ये राकेश जी वहां त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के काउंसलर थे और मैं त्राल में डीडीसी मेंबर हूं। तो मैं इस सारे मेरा रोज का आना जाना, मेरा आज भी विजिट था। और जब आप कहते हो कि तनकीद क्यों कर रहे हो, कि मैं एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल वर्कर होके मैंने वहां से इलेक्शन जीता है, मुझे आज तक बीपी गाड़ी प्रोवाइड नहीं की गई। मुझे इतना बोला जाता है, नहीं जी आज जाओगे, आज नहीं जाओगे। और अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रही है, आप यूरोपियन यूनियन तक बेच रहे हो। हमने जी 5 अगस्त के बाद बीटीसी इलेक्शन करवाए, हमने 5 ठीक है। मैं ताहिर चौधरी जी जो बात डॉक्टर हरबख्श जी यहां पर कर रहे हैं, क्या वाकई में सरकार वादे करती है कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अनदेखी होती है? आखिर ऐसा क्यों? आप लोगों को पंच सरपंच बनाने के लिए आगे लाते हैं, वो अपनी जान दांव पर लगाकर पंच और सरपंच बनते हैं और उसके बाद सरकार भूल जाती है। कहीं ना कहीं ताहिर चौधरी जी, सरकार की अनदेखी भी इसमें जाहिर हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया की अनदेखी भी इसमें शामिल है। देखिए हुरारे साहब, राकेश पंडिता जी का शहादत होना कल के दिन, ऐसी बहुत सारी शहादतें कश्मीर वैली में हमेशा होती रही हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स, लीडर्स, मिलिटेंट्स का शिकार बनते रहे हैं। और हमेशा जो सरकारें रही, पुरानी सरकारें रही, चाहे आज मौजूदा सरकारों की बात करें आप, सरकारों ने हमेशा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। सरकारों की तरफ से हमेशा बहुत कुछ करने की कोशिश करती रही है सरकार, और सरकार आज कर भी रही है। लेकिन ऐसे जब हादसे होते हैं, जो ब्लैक जो बेड़े हैं वहां पे, जो इस तरह के शिकारी हैं, जिनको हम कहेंगे, जो इस तरह के हालात करने के लिए बैठे हुए हैं, वो 24/7 अपने टारगेट्स पे रहते हैं। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्स हो जाता है। जो हमारा जो कार्यकर्ता होता है, जो लीडर होता है, वो इस चीज को लाइट ले लेता है, वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। फिर बात पड़ोसी मुल्क पे आती है। पड़ोसी मुल्क में जो बैठे हुए जो उनके हेड्स हैं, वो कभी नहीं चाहते कि कश्मीर में सब कुछ स्मूथ रहे। वो 24 घंटे इन हालात को बनाने के लिए उनकी जो कार्रवाई है वो चलती रहती है। मिलिटेंट्स उनके काम करते रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी मासूम की जान चली जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब कोई चला जाता है तो हम टीवी चैनल्स के ऊपर आके इन चीजों को दोहराते हैं। 1-2 दिन हम लोग अफसोस करेंगे, बाद में हम लोग भी नहीं। देखिए ताहिर चौधरी जी, हम पड़ोसी को कितना भी कह लें, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी बदनीयती और उसकी बदनजर जो है, उसकी जो नजर है, गंदी नजर, वो एक तरह से लगी रहती है कश्मीर की तरफ और हमसाये की तरफ और हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हम इसके लिए कितना तैयार रहते हैं, जब हमें पता है कि हमारा पड़ोसी इतना शरारती है, उसके बाद भी हमसे इतनी अनदेखियां होती हैं, उसके बाद भी हम सिक्योरिटी नहीं देते हैं अपने पंच या सरपंच को, जो अपनी जान पर खेल कर एक तरह से जमहूरियत में शामिल हुआ है, जमहूरियत के इस धारे में शामिल हुआ है, फिर भी हम उसकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, सरकार की तरफ से जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे हमारे डॉक्टर हरबंस सिंह जी बैठे हुए हैं पीडीपी के, सभी इस तरह के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनको सिक्योरिटी जोन एरियाज में इनको रखा जाता है। इनको बाहर कब निकालना है, कब इनको मूवमेंट पे जाना है, हर चीज के ऊपर हमारी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो ध्यान रखती हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखती है। ये चीजें हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन इन हादसों के बचने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को पर्सनली खुद भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का, ठीक है, मैं हसनैन मसूदी जी, अगर बात सर कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वादी में अमन रहे? कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि वादी तरक्की करे, डेवलप हो, डेवलपमेंट वादी में भी हो? यहां के भी जो तलबा हैं, जो नौजवान हैं, वो भी आगे बढ़े, वो भी उनमें भी डेवलपमेंट की एक तरह से जो ललक होती है, वो भी कहीं ना कहीं तरक्की के धारे के साथ चले। कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए जनाब, ये जम्मू कश्मीर जो तरक्की की राह पर था, जैसे मैंने गुजारिश की कि एक मिस इन्फॉर्मेशन के तहत कहा गया कि ये सबसे पीछे, जबकि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे आगे था मुल्क में। देखिए, हम साथी तौर पर हर बार मजम्मत करते हैं वाकयात की, हम तहकीकात का मुतालबा करते हैं, तहकीकात का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जो तय वाला मामला है, तो मामला यह है कि जो एस्पिरेशंस है, मैं ये इसके साथ नहीं जोड़ता हूं वाकई के साथ। मैं उमूमी तौर पर हॉलिस्टिक एक अप्रोच अगर हो जी, तो आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। जो आपने वादे किए थे 5 अगस्त को ऐसा होगा, पहले वो आपने जैसे निशानदेही की कि 370 के बाद जो आपने दिया था कि खत्म होने के बाद ये होगा, वो हुआ नहीं, क्योंकि होना नहीं था। उसके बरकस हमने जो ये सफर था हमारे साथ, तरक्की का सफर था, इसमें आपने बाधाएं खड़ी कर दी। अब देखिए मिला क्या हमें, आप खुद देख लीजिए क्या अचीवमेंट हमारी हुई। देखिए हमने आज एक इंसानी जान खो दी, इस पर एक बिल्कुल दर्दनाक वाक़या है। हर बार हम यही कहते रहते हैं कि हमें जी बार हमारे कलीजे छलनी हुए या इसकी तहकीकात होगी, लेकिन जनाब जब तक आप तक नहीं पहुंचेंगे कि हमने क्या किया, क्या उस पॉलिसी का अप्रेजल नहीं करेंगे, क्या उससे हमें कुछ हासिल हुआ? आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल जी ये 5 अगस्त होगा तो बस सब अमन अमान होगा। आप अपने जो एदाद शुमार है उस पर देख लीजिए जी। तो जनाब गुजारिश ये होगी, ये सही बात है कि तहकीकात होगी, सजा होगी, जो जिम्मेदार होगा आइडेंटिफाई होगा, लेकिन क्या मामला ये कहते हैं, क्या मामला हल होगा? मामला ये है कि आप वसीकल भी कम जाहिर है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकयात पर रोक कैसे लगेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ एक और खास मेहमान संजय सर्राफ जी, नेशनल तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है एलजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर्राफ जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। संजय सर्राफ जी, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है भाई। संजय सर्राफ जी, सीधे सीधे, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, आखिर इस तरह के वाकये रुक क्यों नहीं रहे हैं? लगातार जो सियासी किलिंग है वो कश्मीर में हो रही है। हर बार यही होता है कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद इस तरह का वाकया होता है जिससे एक फैमिली उजड़ जाती है, एक मां की गोद एक तरह से उजड़ जाती है, एक भाई और बहन को सदमा होता है, एक बीवी को सदमा होता है। इस तरह के वाकये रुक क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सियासी किलिंग के साथ साथ सिविलियन किलिंग भी हो रही है। अभी लास्ट 2 दिन पहले बिजबेहरा में भी 2 लोगों को मारा गया। तो जिस तरीके से ये किलिंग हो रही है, इस पर अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आई एम वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है इन सब चीजों में। आर्मी भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, चाहे कोई भी मारा जा रहा है, बट इंसानियत का कत्ल खुलेआम हो रहा है वहां पर। जो हम कश्मीर में आजकल जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हमने हर वक्त बोला, आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, 24/7 हम लोग अंडर थ्रेट रहते हैं। हम लोग कैटेगराइज्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहते हैं कि यानी संजय सर्राफ जी, जो सरकार आज से 2-2.5 साल पहले कह रही थी कि 370 के बाद हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, क्या उसका असर नहीं दिख रहा है? कहां से कौन सा असर दिख रहा है? देखिए, इंटीग्रेट करना अपनी जगह है, बट वो समझ ही नहीं पाई है सरकार आज तक कश्मीर की हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो की, जो मेरे को लग रहा है। मैं नेशनल चैनल पर ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पहले 5 लाख 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को बोला 370 के बाद आपको वापस रिहेबिलिटेट करेंगे। वहां पर तो ये 2-4 बेचारे जो लोग 10-15 लोग बैठ रहे हैं, उनको ये लोग रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, उनकी जानें नहीं बचा सकते हैं, तो 4 लाख कश्मीरी पंडित को कहां से वापस रिहेबिलिटेट करेंगे?
इन सब चीजों पर इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कश्मीरियों के ठीक है। ताहिर चौधरी जी से इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, सरकार का जो मंसूबा था 370 हटाने का, कि ये तमाम जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत है, जो मिलिटेंसी है, इसे खत्म किया जाएगा, और इतने सालों में अगर इस पर काबू नहीं पाया जा रहा तो इसे क्या कहेंगे कि सरकार की पॉलिसी क्या वाकई में नाकाम हुई या सरकार नाकाम हुई? अबू हुरैरा जी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था, बाकी जगहों के इलेक्शन थे, ये सिर्फ प्लान ए था, इनको ये पता था हमने एब्रोगेट कर दिया, उसके बाद क्या करना है आज तक समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको मिसाल दी कि इन्होंने 3 टायर सिस्टम किया, और जब डीडीसी का इलेक्शन निकला उसके बाद बायलॉज बनाए गए, उसके बाद किया गया कि कौन सी सीट रिजर्व है, और आज तक मसला जो है हमें पावर्स देने का या सिस्टम को चलाने का, जो ग्राउंड लेवल पे 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, रोज शहीद हो रहे हैं, अभी तक उनके बायलॉज नहीं बने। अभी तक चेयरमैन डीडीसी को नहीं पता है उसके पावर क्या है, उसके अख्तियार, वो डीसी से बड़ा है लेकिन डीसी उसको मानता नहीं है। मैं डीसी के बराबर हूं, मुझे एसएचओ नहीं मान रहा है। तो सिस्टम जो है, और सिक्योरिटी का तो फुकदान है, और जो ये दावे किए जा रहे थे कि 370 की वजह से ये है 372, जैसे संजय सराफ साहब ने अभी कहा, आपका वीडियो बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, मेरे संजय सराफ पार्टी के सरपंच संजय सराफ साहब वीडियो नहीं उनकी बात मानता है। देखो संजय संजय सराफ साहब ने जो अभी कहा कि रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जा रहा है, यूरोपियन यूनियन को बेचा गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। जो चलिए देखिए, ये मसला तो हमारा अपना ही है, और इसमें कश्मीर की जो लोकल पार्टियां हैं, जो रिवायती पार्टियां, उन्हें भी अब निकल कर आना होगा, समझना होगा चीजों को। मैं ताहिर चौधरी जी, जो अब ये इल्जाम लग रहा है, जो बात संजय सराफ ने कही, जो बातें डॉक्टर हरबख्श सिंह जी ने कही, और इसके अलावा हसनैन मसूदी जी ने कही कि आज भी जो बेगुनाह और मासूम लोग हैं उनका कत्ल हो रहा है, आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर जाने से कतरा रहे हैं, उन्हें डर लगता है, तो फिर सरकार के वादों का क्या होगा ताहिर चौधरी जी? देखिए, सरकार के जो वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए गए थे, वो वादे हैं और वादे पूरे भी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कमिटमेंट हम लोग करते हैं, वो नहीं, तो इस तरह के क्या कत्ल होते रहेंगे, इस तरह के अटैक होते रहेंगे, राकेश पंडिता जैसे मासूम लोग ऐसे कत्ल होते रहेंगे कश्मीर में, वो क्यों मारे जा रहे हैं? मैं आपकी बात से कितने लोगों को मरवाओगे और क्या वादे पूरे करोगे? वैली की बात आती है, घाटी की बात आती है, मेरी बात सुनिए। जब आप लोग बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था, आपको भी सुननी पड़ेगी। जहां तक सरकार की बात आती है, सरकार ने ठीक है जम्मू कश्मीर को आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्या सेंट्रल हाई कमांड का कंट्रोल है जम्मू कश्मीर के ऊपर। लेकिन जहां तक वैली की जब बात आती है, वैली में बहुत सारी चीजें, बहुत नाजुक हालात हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाएगा। सरकार की तरफ से सारी कोशिशें की जा रही हैं, और कश्मीर में कहीं ना कहीं बेहतर हालात हुए हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। ये चीज मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। कश्मीर में आज वो हालात नहीं है जो स्टेट के टाइम पे थे। आप गलत बोल रहे हैं, आपको ग्राउंड जीरो की रियलिटी पता नहीं है कश्मीर में। कोई गलत नहीं हुआ, हालात अबतर हुए हैं कश्मीर में। संजय सर्राफ जी आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है। संजय सर्राफ जी एक करके, वन बाय वन एक करके बात कर लीजिए। ताहिर जी मैं आ रहा हूं। ताहिर जी, जो बात आपने कही है, ताहिर जी जो आपने बात कही कि धीरे धीरे सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही इन तमाम चीजों पर, लेकिन संजय सर्राफ से मुत्तफिक नहीं है। संजय सर्राफ पर पुलिस, सीआरपीएफ या आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितना काम कर रहे हैं, उसका चौथा 5वां हिस्सा भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। क्या ये लोग ऑल पार्टी मीटिंग नहीं ले सकते? क्या ये ऑल पार्टी सीनियर लीडर्स को, जितने भी लीडर्स थे, अपना गुस्सा, प्यार, मोहब्बत साइड में छोड़कर जितने भी लोकल लीडर्स है कश्मीर के, उनके साथ बैठ के मीटिंगें करके उनको इन्वॉल्व करके क्या मिलिटेंसी नहीं रोकी जा सकती है? अरे विल और विश की जरूरत है। यहाँ पार्टी की बात नहीं है। मैं भी एनडीए अलायंस हूँ दिल्ली में, मैं आपका अलायंस पार्टनर हूँ, लेकिन ग्राउंड जीरो आपके हाथ से बाहर निकल चुका है। कश्मीर का ग्राउंड जीरो बहुत बुरा हो चुका है। ठीक है, ताहिर चौधरी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए अब। ठीक है, संजय सर्राफ जी अब सुन लीजिए। ताहिर चौधरी जो सवाल उठा रहे हैं संजय सर्राफ, आपके अपने सहयोगी हैं, अलायंस पार्टी से हैं,
जब ये सवाल उठा रहे हैं, फिर हालात किस तरह के आप समझ सकते हैं? देखिए अबू हरारी साहब, सवाल उठाने इनका हक बनता है। हम सरकार में हमारे पे सवाल भी उठाए जाएंगे, उंगलियां भी उठाई जाएंगी, सब कुछ हम मानने को तैयार है। लेकिन जो इस टाइम पे वैली के हालात है, उनके ऊपर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत कुछ कंट्रोल किया गया और सरकार की सोच जम्मू कश्मीर को लेके बड़ी पॉजिटिव सोच है, स्पेशली प्रधानमंत्री नहीं, राकेश पंडिता जैसे मासूम लोगों का कत्ल कब रुकेगा? कब तक इस तरह के लोगों की कुर्बानियां दी जाती रहेंगी? देखिए कत्ल भी, ये कत्लेआम रुकेगा कब? ये पॉलिटिकल जो किलिंग है रुकेगी कब? मारे गए। देखिए ये बेचारा ये अपना वहाँ पर दावा चलाता था, आकाश मेहरा, वो मारा गया, सतपाल मित्तल मारा गया। कब तक मारे जाएंगे वो? परसों बिजबेहरा में 2 सिविलियन मारे गए, क्यों मारे जा रहे हैं भाई? What is the role of their paramilitary forces here? कहीं जाया नहीं जाएंगी। एक नया जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने आएगा और जहां तक भी लोग इन चीजों में जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग बिल्कुल देखिए, सरकार ने 370 के वक्त जो वादे किए थे, अब सरकार को निकल कर आना होगा और सरकार के साथ साथ कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उन्हें भी इस तरह के वाकयात पर आवाज बुलंद करनी होगी, ताकि कश्मीर जो जन्नत नुमा है वो जन्नत ही रहे, वो जहन्नम ना बनने पाए और इस तरह के वाकयात रोके जाएं। जो मासूम आज भी डर के साए में रहें, उनका डर निकाला जाए और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार निकल कर आए और कश्मीर के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस मिले कि हालात अब बदलेंगे और नया जम्मू कश्मीर बनेगा, नया कश्मीर अब हिंदुस्तान के नक्शे पर एक तरह से उभरेगा और यहां पर भी हालात साजगार होंगे। अब सरकार को इस तरह का कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी मेरे साथ जुड़ने के लिए, संजय सर्राफ जी, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब और डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।